दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये एक स्मॉल कैप फंड है, यानी कि टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी कंपनीज होती हैं उसमें मेजर पैसा ये लगाकर चलता है। और दोस्तों एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, स्मॉल कैप कंपनीज में, स्मॉल कैप फंड्स में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप तभी पैसा लगाएं जब आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर का हो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में मैंने 3-4 महीने पहले भी आप लोगों से बात की थी। तो अब काफी सारे इन्वेस्टर्स के मेरे पास सवाल आ रहे थे कि अब उनको क्या करना चाहिए इस फंड के लिए। तो आइए दोस्तों अब डिटेल में हम इस फंड की सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। सेक्टर एलोकेशन क्या है, कंपनी की एलोकेशन क्या है और रिटर्न्स इसने कैसे दिए है। और एंड में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं एसबीआई स्मॉल कैप के तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इसमें नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड यानी वो फंड्स जो टॉप 250 कंपनीज हैं उसके अलावा जितनी भी कंपनीज बच जाती हैं उसमें अपना पैसा लगाते हैं, यानी कि छोटी कंपनीज में मेजरली अपना पैसा लगाता है। और ये फंड अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स को फॉलो करता है। पोर्टफोलियो की टोटल कंपनीज पे बात करें तो टोटल 51 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में अभी मौजूद है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी लॉन्च डेट की यहाँ पर बात करें तो जनवरी 2013 में इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हो गया था। और अगर मैं इसके फंड मैनेजर की यहाँ पर बात करता हूँ तो मिस्टर आर श्रीनिवासन इस फंड को सिंस नवंबर 2013 यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। तो ये चीज मेरे को बहुत पॉजिटिव लगती है किसी भी फंड में कि अगर उस फंड के साथ जो फंड मैनेजर जुड़े हुए हैं वो लंबे टाइम से उस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक काफी पॉजिटिव बात है एसबीआई स्मॉल कैप फंड की कि एक कंसिस्टेंसी दिखती है विद रिस्पेक्ट टू फंड मैनेजर। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट एक हायर साइड पे यहाँ पर दिख रहा है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का हो चुका है। तो एक स्मॉल कैप फंड के लिए ये थोड़ा ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट लगता है। और दोस्तों इसी वजह से इस फंड ने जो अपनी एसआईपी की लिमिट है वो 25,000 के आसपास कर चुके हैं। और लमसम इस फंड में अलाउड नहीं है क्योंकि इसका जो फंड साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके मार्केट शेयर वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो लार्ज कैप कंपनी में ये कोई पैसा नहीं लगा रहा है। मिड कैप कंपनीज में ये 40% के आसपास पैसा लगा रहा है और स्मॉल कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा 57% पैसा है। तो यहाँ पर दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा पैसा है लेकिन मिड कैप में भी 40% के आसपास पैसा है, यानी कि ये कंपैरेटिवली कोशिश करता है कम रिस्क लेने की। और स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 46% ही पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो दोस्तों देखिए आज के टाइम पे 0.82% की थोड़ी हायर साइड पे लगती है। 0.5-0.6% की एक्सपेंस रेशो बहुत सारे अच्छे अच्छे फंड्स हैं जो इस वक्त चार्ज कर रहे हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी में ही चार्ज कर रहे हैं। तो 0.82% की एक्सपेंस रेशो आज के टाइम में ज्यादा लग रही है। हालांकि कैटेगरी एवरेज अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं वो अभी भी 1.29% है, तो कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। लेकिन अगर हम इसको एक्सेस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप जैसे फंड से अगर कंपेयर करें तो काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंस रेशो दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम इसके एग्जिट लोड पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने अपना लगाया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड इस फंड में देना होगा। अब आइए दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशो से इस फंड के बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं इस फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करता हूं तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 23.95 अभी चल रहा है। शार्प रेशियो इसकी 0.95 है और टर्नओवर रेशियो इसकी 32% के आसपास चल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से यहां पर कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 25.12 चल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों मैंने जैसे आपको कई बार बताया है किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, और ये जितना कम होता है उतना ही कम एक फंड वॉलेटाइल होता है। तो जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन है उतनी एक स्टेबल रिटर्न्स यहाँ पर दिखाती है। तो ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी स्टेबल यहाँ पर दिख रहा है। वहीं दोस्तों शार्प रेशियो किसी भी फंड का हमें ये बताता है कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। और ये जितना ज्यादा होता है उतनी एक कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न शो करता है। तो ये भी इसका काफी अच्छा लग रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, इस दोनों का ही एक कैटेगरी एवरेज से बेटर दिख रहा है।
वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में कितना ज्यादा बाय और सेल कर रहा है पोर्टफोलियो में, और जितना कम टर्नओवर रेशियो रहता है उतनी एक फंड की बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी दिखाता है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशियो भी इस फंड का काफी अच्छा दिख रहा है अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। यानी कि ये फंड अपने पोर्टफोलियो में जब भी किसी कंपनी को ऐड कर रहा है तो उसे लंबे टाइम के लिए ऐड कर रहा है, लंबे पर्सपेक्टिव से इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगाया है 14.7% के आसपास, वहीं कंस्ट्रक्शन में 13.89, केमिकल में भी 13.89, इंजीनियरिंग और एफएमसीजी सेक्टर में 11 और 10% के आसपास यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम ये सेक्टर्स देखते हैं तो अगर आप देखेंगे केमिकल सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, ये थोड़ा साइक्लिकल नेचर के सेक्टर होते हैं और अभी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में काफी अच्छा स्कोप दिख रहा है क्योंकि गवर्नमेंट काफी ज्यादा पैसा कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे खर्च कर रही है और इस वजह से मुझे लगता है कि एक अच्छा सेक्टर ब्रेकअप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर देखने वाली है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है, तो रिस्क बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं ले रहा है ये फंड। ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात मुझे इस फंड की यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर हम कंपनी वाइज एलोकेशन इसकी टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा इसने कार्बोरंडम यूनिवर्सल में लगाया हुआ है 4.43% के आसपास, उसके बाद हटसन एग्रो प्रोडक्ट्स में 3.94, ब्लू स्टार में 3.57, फिनोलेक्स में 3.48%, उसके अलावा एलगी इक्विपमेंट में 3.25%, वी गार्ड, शीला फोम, जेके सीमेंट्स, रोजरी बायोटेक और नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनीज में यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इन कंपनीज को देखेंगे तो ये कंपनीज काफी अच्छी कंपनीज यहाँ पर मुझे नजर आती हैं। मोस्टली ये काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज यहाँ पर दिखती हैं। नवीन फ्लोरिन आप देख लीजिए, वी गार्ड इंडस्ट्री, ब्लू स्टार, तो ये हालांकि स्मॉल कैप कंपनीज हैं लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं अगर हम इनके फंडामेंटली बात करते हैं। रोजरी बायोटेक, तो ये काफी अच्छी कंपनीज हैं, बहुत ज्यादा रिस्की कंपनीज यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। तो एक अच्छी कंपनी का पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनीज का पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है ये फंड टॉप 10 में। और दूसरी बात यहाँ पर अच्छी क्या है कि जैसे कि हमने इसकी टर्नओवर रेशियो डिस्कस किया था, जब दोस्तों मैंने आज से 4-5 महीने पहले इस फंड का रिव्यू किया था तब भी लगभग यही कंपनीज इसके टॉप 10 के पोर्टफोलियो में दिख रही थी और अभी भी लगभग सेम कंपनीज यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में मुझे दिख रही है। तो कंसिस्टेंसी है इस फंड में। अगर आप देखोगे कंपनीज को इसने लॉन्ग टर्म के लिए ऐड किया, अच्छा खासा रिसर्च करके इन कंपनीज को ऐड किया है और अभी तक ये 5-6 महीने में ज्यादा चेंजेस इस फंड में मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं टॉप 10 कंपनीज पे देखता हूं तो ये भी एक काफी पॉजिटिव बात मुझे किसी भी फंड की यहाँ पर लगती है। तो दोस्तों अब अगर हम यहाँ पर इसकी रिटर्न पे बात करते हैं तो अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर आपने 10,000 रुपए से इस फंड में शुरुआत की होती तो एक साल में वो पैसा इसने 17,000 के आसपास बना दिया है और 5 सालों में दोस्तों आपके 10,000 रुपए इस फंड ने 30,000 के आसपास बना दिए हैं। 24% से ज्यादा की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दिया। और दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 91,000 कर दिए हैं, यानी कि 9 गुना रिटर्न इसने आपको दे दिए, 9 गुना बना दिया इसने आपके 10,000 रुपए को। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम इसके रेगुलर प्लान को देखते हैं, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में भी बताया था आपको एक कि इस फंड ने पिछले 10 सालों में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये चल रहा है, तो इसने काफी अच्छी रिटर्न दी। आप यहां पर देख सकते हैं 28% की रिटर्न इस फंड ने आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों एसआईपी में भी अगर आप देखोगे काफी अच्छी रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1,000 रुपए पर मंथ से अगर आपने एसआईपी कराई होती इसमें तो इस फंड ने आपके 60,000 रुपए की लागत 5 सालों में 1,20,000 के आसपास बना दी है। 29% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है अगर आप 5 सालों की रिटर्न पे इसके बात करें। 3 सालों में भी इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, 45% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। और 2 सालों में भी दोस्तों 60% से ज्यादा की रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रिटर्न वाइज दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो काफी अच्छी रिटर्न इसकी दिख रही है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम कई बार अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि किसी भी फंड को अगर आपको जज करना है, सही मायने में जज करना है, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो अपने बेंचमार्क को रेगुलरली बीट कर पा रहा है या नहीं। तो अब दोस्तों अगर हम इस फंड की कंपैरिजन करते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से, तो यहां पर अगर हम यहां पर देखते हैं
तो इसके बेंचमार्क से अगर हम 5 सालों में देखते हैं, इस फंड ने अच्छे रिटर्न दिए, यहाँ पर कोई डाउट नहीं दिख रहा है। 24% की रिटर्न इस फंड ने 5 सालों में दी है। वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि BSE स्मॉल कैप ने 18% के आसपास की रिटर्न दी है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ आ रही है, आपको देखेंगे तो 1 साल और 2 साल के रिटर्न में, 1 साल में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इस फंड ने 78% की रिटर्न जनरेट की है। वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 92% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। तो पिछले 1 साल में ये फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बीट नहीं कर पा रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। वहीं दोस्तों 2 साल में भी अगर आप देखोगे, 2 साल में भी इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 48% की रिटर्न जनरेट की है। वहीं इस फंड ने 42% की रिटर्न जनरेट की है। तो ये एक कंसर्न आ रहा है अभी इन्वेस्टर्स का, जो यहाँ पर इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, कि क्या अब उनको इस फंड में बना रहना चाहिए या नहीं। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं इसका कंपैरिजन आपको एक और इंडेक्स के साथ पहले करके दिखाता हूं। अब दोस्तों अगर मैं इस फंड का कंपैरिजन निफ्टी के एक स्मॉल कैप 100 इंडेक्स से यहाँ पर करता हूं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये फंड निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाया अगर हम 1 साल में देखते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर 5 सालों की रिटर्न पे बात करें, तो दोस्तों 5 सालों की अगर हम रिटर्न देखते हैं, तो 5 सालों में ये उस इंडेक्स को 200% 100% से ज्यादा की रिटर्न दी है, कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने 80% की रिटर्न दी है और इस फंड ने 200% की रिटर्न 5 सालों में जनरेट की है। और दोस्तों दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, कि जब मार्च 20 में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 36% नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, तब भी ये फंड पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा था 5% की। अब दोस्तों बात आती है कि अब मेरे हिसाब से आपको आगे इस फंड में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज आपको फॉलो करनी है। अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इस फंड की अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 साल 1.5 साल अगर ये फंड परफॉर्म नहीं भी कर पा रहा है, तो मुझे लगता है आपको इसको थोड़ा टाइम और देना चाहिए। इसकी रिस्क रेशियोज काफी अच्छी दिखती है, जो कंपनीज हैं टॉप 10 की वो भी काफी अच्छी मुझे दिख रही हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करता हूं, तो आप इस फंड में बने रह सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस फंड के लिए नए इन्वेस्टर, आप फ्रेश SIP इस फंड में शुरू कराना चाहते हैं, तो बेटर है कि और जो फंड्स हैं कोटक, एक्सिस, आप उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। उसका एक प्राइमरी रीजन दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको लमसम अलाउड नहीं है इस फंड में, और जो SIP की लिमिट है वो भी 25,000 है। अब लमसम अलाउ ना होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, कि जब मार्केट करेक्ट होती है, अगर आपको पता होगा अभी थोड़े दिन पहले जो स्मॉल कैप इंडेक्स था वो 10% के आसपास करेक्ट हुआ था, तब हमने डिस्कस किया था कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मैंने उनको बोला था कि वो एटलीस्ट 10% जितना भी पैसा उनका रखा है उसका एक टॉपअप अपने फंड में करा दें। तो ऐसे मौकों पे SBI स्मॉल कैप में आप वो टॉपअप नहीं करा पाएंगे जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगी। तो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट उन फंड्स में करें जहां पर अगर आपको मौका मिलेगा तो नीचे के लेवल्स पे आप उस फंड में ज्यादा पैसा भी डाल पाएंगे। दोस्तों टिकर टेप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।